नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल यूपी उत्कर्ष पर। और मैं आप सभी लोगों के सामने एक बार फिर हाजिर हूँ। शिक्षक बैच की यादों से हम लोग अभी बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन उसी से पहले जो है वो पहले अब अगली तैयारी भी हमें करनी है, क्योंकि आप में से ढेरों विद्यार्थियों ने एलटी ग्रेड प्री का एग्जाम दे दिया है और बहुत सारे बच्चों के चेहरे जो हैं वो खुशी से खिले हुए हैं, क्योंकि पेपर हमारा अच्छा गया है। और जितने हमारे मार्क्स आ रहे हैं उसके बेसिस पर बिल्कुल हमें यहाँ पर लग रहा है कि हम मेंस में जो है वो क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मेंस का क्राइटेरिया क्या रहेगा, कितने मार्क्स पर आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, इसको लेकर मैं पहले ही आप सभी लोगों को वो इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। लेकिन अब जो सबसे बड़ी तैयारी हमारी है वो मेंस की है, क्योंकि अभी तक देखो प्री में क्या हो रहा था कि आपको एक सिलेबस दिया था, आपको उसका कंटेंट पढ़ना था, फैक्ट्स पढ़ने थे और उन फैक्ट्स को रिलेट करके बस एमसीक्यू में टिक लगाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब मेंस में जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा आपका लेखन कौशल, आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी हैंड राइटिंग, ठीक है। ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपके प्रश्न क्या उत्तर लिखने का तरीका, ठीक है, आपके शब्द, चुने हुए चुनिंदा शब्द जो है वो आप कैसे उसमें क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो अभी तक हम सभी लोग यूपीएससी यूपीपीएससी इनके एग्जामिनेशंस में मेंस का पेपर जो है वो देखते थे, लेकिन अब एलटी ग्रेड में भी इसी बार से जो है वो मेंस को क्या किया है, इम्प्लाई किया है। तो अब मेंस में असली टक्कर जो है वो हमारी होने वाली है। मतलब मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि प्री से भी ज्यादा मेहनत अगर अब आपको करनी है तो वो मेंस के लिए करनी है, ठीक है। प्री से भी ज्यादा मेहनत करनी है। और मेहनत किस पे करनी है, मेहनत अपने लेखन कौशल पे करनी है। क्योंकि अगर मैं सिलेबस के बारे में यहाँ पर चर्चा करूँ तो सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। आप पूरा सिलेबस सब पढ़ चुके हो। एलटी ग्रेड की तैयारी जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से करी है, उसने पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि आयोग ने मेंस के लिए हमें कोई अलग सिलेबस नहीं दिया है, ठीक है। वही सिलेबस हमारे पास है, सिर्फ बदला है तो पेपर पैटर्न बदला है, प्रश्न पूछने का तरीका बदला है, ठीक है। और उसी तरीके के अनुसार अब हमें उस कंटेंट की तैयारी करनी है, ठीक है। चलो, तो आज मैं आप सभी लोगों के सामने जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करने आई हूँ वो मुद्दा यही है कि एलटी ग्रेड मेंस जो है, इसी मेंस में हम लोग आंसर राइटिंग कैसे करें और उस आंसर राइटिंग को बेहतरीन बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए। तो उस स्ट्रैटेजी को जानने से पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं कि मैम हमारे मेंस का पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। आप में से वैसे तो बहुत सारे बच्चों को ये पेपर पैटर्न पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ। आप सबको पता है कि मेंस का आपका जो पेपर है वो 200 नंबर का यहाँ पर होने वाला है, लेकिन टाइमिंग हमारा 3 घंटे रहेगा, ठीक है। हमें लिखने के लिए 3 घंटे मिलेंगे, लेकिन पेपर जो है वो पेपर 200 अंक का यहाँ पर है, जिसमें भाग ए है और भाग 2 है, यानी पार्ट ए और पार्ट ई इसमें है। पार्ट ए में आपसे लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, पार्ट बी में आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। लघुत्तरीय प्रश्न कितने होंगे, 10 होंगे। क्वेश्चन आपको टोटल 20 करने, मतलब पूरे पेपर में 3 घंटे में आपको सिर्फ 20 ही क्वेश्चन करने हैं। अब आप सोचोगे मैम सिर्फ 20 क्वेश्चन क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन के आगे तो देखो ट्विस्ट तो अगली यहाँ बाकी है। 10 प्रश्न 125 शब्द में लिखने हैं और रिमेनिंग 10 प्रश्न जो है वो 200 शब्दों में आपको लिखने हैं, ठीक है। यानी इनको थोड़े ज्यादा डिस्क्राइब करना है, इनको थोड़ा कम डिस्क्राइब यहाँ पर करना है। और ये जो स्पेस है ना, ये आपको वहां की उत्तर पुस्तिका में मिलेगा। मतलब आपको कोई अलग से कॉपी नहीं मिलने वाली है, आपको पेपर ही आपका ऐसा मिलने वाला है जिसमें आपको इतनी ही लाइंस दी जाएंगी जिसमें आप 125 शब्द लिख सकें। उससे ज्यादा आपको लाइंस भी प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी। आपको उतनी ही लाइंस दी जाएंगी जिसमें आप 200 शब्द का उत्तर जो है वो लिख सकें। उससे ज्यादा स्पेस भी आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो हमें अपने कंटेंट को यहाँ पर सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। हमें हमारे कंटेंट को कहीं ना कहीं बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करके जो है वो शॉर्ट में यहाँ पर मेंशन जो है वो मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर 10 प्रश्न जो है वो 8 अंक के होंगे, यानी 80 अंक के यहाँ पे प्रश्न होंगे। और यहाँ पर जो 200 शब्द का प्रश्न है वो 12 अंक का है, यानी 120 अंक। अब देखो 3 घंटे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 3 घंटे में कितने हो गए, 180 मिनट हमारे पास हो गए। और उन 180 मिनट को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करती हूँ तो आप ये मान के चलो कि इन 10 प्रश्नों को करने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए सिर्फ 7 मिनट का समय मिलेगा। और यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं लिखने में समय ज्यादा बर्बाद किया, पता चला कि लास्ट के कुछ क्वेश्चन जो है वो रह ही गए,
ठीक है। तो यहाँ पर लेखन कौशल तो चाहिए ही चाहिए बच्चों, लेकिन लेखन कौशल के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी चाहिए, और वो टाइम मैनेजमेंट आपके अंदर प्रैक्टिस से ही आएगा। दूसरा कोई चारा हमारे पास नहीं है, क्योंकि अगर हमने एक जंग जीती है ना प्री में अच्छे नंबर लाके, तो अब उस मौके को हम हाथ से नहीं जाने देंगे, हमें उसे मजबूती से क्या करना है, पकड़ना है। ठीक है। तो यहाँ पर केवल 7 मिनट का टारगेट आपको लेके चलना है कि आप ये 125 शब्द का जो प्रश्न है इसको 7 मिनट में करोगे, और 120 ये जो 200 शब्द का आपके पास प्रश्न है 10, इसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 10 मिनट मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो 170 मिनट ही हुए, तो भैया 10 मिनट अपने पास सिक्योर भी तो रखोगे, कुछ ऊंच नीच भी तो जिंदगी में होती रहती है ना। हो सकता है किसी प्रश्न में 10 की जगह मुझे 11 मिनट लग गए, हो सकता है किसी प्रश्न में 7 की जगह मुझे 8 मिनट लग गए, तो थोड़ा सा अपने पास जो है वो कहते हैं ना कि हमेशा बैंक में एक बैलेंस भी तो होना चाहिए, तो वो बैलेंस जो है वो बैलेंस यहाँ पर ये है। 10 मिनट जो है वो आप चेकिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, 10 मिनट आप कहीं ऊपर नीचे हुए प्रश्नों के समय के लिए भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना क्राइटेरिया इतना बना के चलना है। ठीक है। तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला 2 चीज बहुत जरूरी है। एक चीज जरूरी है आप सभी लोगों का लेखन कौशल, जो किसी के पास तो होगा और किसी के पास बिल्कुल नहीं होगा, मैं बहुत अच्छी चीज जानती हूँ। दूसरा अपनी हैंडराइटिंग, है ना, मैम मेरी तो बहुत गंदी है, तो बेटा गंदी है तो उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करो, अच्छा करो, बिकॉज आपको पता है कि एक गुड हैंडराइटिंग जो है वो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालती है। तो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है मेंस में उस बच्चे को फायदा तो मिलेगा ही मिलेगा। तीसरा जो है वो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने होगी वो होगी हमारे सामने टाइम मैनेजमेंट, कि हम इस टाइम मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करें। और मैं अगर आपसे बताऊं कि ये तीनों चीजें आपके अंदर कैसे डेवलप होगी, तो बेटा तीनों चीजें डेवलप होगी प्रैक्टिस से। ठीक है। एक लाइन मैं हमेशा यूज करती हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं बेहतरीन बना सकते हो, परफेक्ट जो है वो परफेक्ट बना सकते हो। तो बस वही हमें करनी है और कुछ नहीं है। अब देखो आंसर राइटिंग में हमेशा यूपीएससी लेवल की भी जो बच्चे तैयारी करते हैं, आंसर राइटिंग में हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने आंसर को 3 भागों में बांटना होता है। ठीक है। सबसे पहले जो भी हमसे पूछा गया है इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें यहाँ पर देना है, उसके बाद मेन बॉडी यानी जो आपसे पूछा गया है उसका विवरण आप लिखोगे, और एट लास्ट फिर आपको कंक्लूजन में 1 या 2 लाइन जो है वो वहां पे मेंशन करनी होती है। ये आंसर लिखने का तरीका होता है। अब ये मेन बॉडी तो सभी बच्चों को आती है ना, कि अगर किसी ने मेरे से पूछ लिया, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे शब्द भी आपके सामने डिफाइन किए कि कम से कम 25 शब्द में इंट्रोडक्शन दो, 80 शब्दों में अपना विवरण लिखो, और लास्ट में 20 शब्द जो है वो आपके कंक्लूजन के लिए यहाँ पर क्या करो, मेंटेन जो है वो मेंटेन करो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है, जैसे सपोज करो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर लिखो, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो लिखना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो कोशिकाएं कहीं ना कहीं संरचना के आधार पर जो है वो कोशिकाओं के प्रकार है। ठीक है। जिस प्रकार में फिर मुख्य बॉडी में हम लोगों को क्या करना है, उसका विवरण लिखना है, यानी उनमें डिफरेंस लिखना है, और एट लास्ट आपको कंक्लूजन में ये बताना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है वो निम्न स्तरीय जीवों में जनरली देखी जाती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो है वो उच्च स्तरीय जीवों में जो है वो देखने को मिलती है। मतलब इस तरह का कुछ कंक्लूजन हम लास्ट में मेंटेन कर सकते हैं अपने डिफरेंस के बाद। तो इस तरीके से ना आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन और ऐसे लाइन्स डिवाइड मिलेंगी, ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, लेकिन इस तरीके से लाइंस आपको डिवाइडेड मिलेंगी और उन्हीं लाइंस में आपको अपना आंसर वहां पे क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है। तो मैंने जैसा आप सभी लोगों को बताया कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, बच्चा लेखन कौशल बहुत जरूरी है, हैंडराइटिंग इंप्रूव करना बहुत जरूरी है, और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और ये तीनों ही चीजें जो हैं वो प्रैक्टिस से आपके अंदर डेवलप होंगी। ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, हमेशा ध्यान रखना। जैसे हमने एमसीक्यू की प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करी थी, और आप खुद लोगों ने एग्जाम देने के बाद आके अपने मुंह से बोला कि यस मैम जो हमने पढ़ा था वही आया, क्योंकि वही आना था। क्वेश्चन ही इतने सारे कर लिए थे कि अब नया जो है वो नया फैक्ट कहाँ से एग्जामिनर ढूंढ के लाएगा। तो प्रैक्टिस इतनी कर डालो कि सामने वाले के पास कुछ ऐसा बचे ही नहीं कि वो आपको कुछ अलग जो है वो दे सके। तो वही चीज यहाँ पर भी हम लोगों को क्या करनी है, मेंटेन करनी है। और उसके लिए मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि मैंने आप सभी लोगों के लिए नया बैच यहाँ पर लॉन्च कर दिया है, यूपी एलटी ग्रेड मेंस का बैच। ठीक है। यूपी एलटी ग्रेड मेंस का बैच
ठीक है, जिसमें आप सभी लोगों को याद रखना है इस बैच का नाम शिक्षक 2.0 है, क्योंकि शिक्षक बैच में अपार सफलता हम सब लोगों ने एक दूसरे को दी है। ठीक है, वही लाइव फ्रॉम स्टूडियो यहाँ पर रहेगा, बायोलॉजी का बैच है, वही टीचर यहाँ पर रहेगा, वो भी नहीं बदलेगा, यानी मैं ही आपको इस बैच में पढ़ाने वाली हूँ। जितने अच्छे से कॉन्सेप्ट को पढ़ाया उतने अच्छे से। अब यहाँ पर इस बैच में क्या होगा, आप लोग बोलोगे कि क्या इस बैच में मैम हम लोग सारा कॉन्सेप्ट वापस पढ़ेंगे, तो मैं कहूंगी कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो तो आपको पढ़ा ही दिया जाएगा, या उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी नोट्स की। लेकिन यहाँ पर जो मेरा सबसे मेन टारगेट होगा वो होगा कॉन्सेप्ट को समझा के आंसर राइटिंग करवाना। यहाँ पर इतने क्वेश्चंस और इतने आंसर्स हम लोग स्पेसिमेन बना लेंगे ना कि अगर आप लोग उन क्वेश्चन और उन आंसर्स को भी अच्छे से पढ़ के चले गए ना तो आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से मिल जाएंगे। और वो स्पेसिफिक जैसे मैंने वर्ड्स जैसे शब्द आपको वहां पर लिखवाए हैं, अगर वो शब्द आपने अपनी कॉपी में लिख दिए, ठीक है, तो बस सोचो कि वारे न्यारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होने वाली है। ठीक है, प्रैक्टिस जो है वो प्रैक्टिस होने वाली है। और हमारे एलटी ग्रेड का जो एमसीक्यू कॉम्बो बैच है वो कॉम्बो बैच यहाँ पर आपको इसमें क्या मिलने वाला है, फ्री जो है वो फ्री यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो 150 प्लस लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं और 10 प्लस लाइव मॉक टेस्ट जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि एमसीक्यू बैच की जगह आपको इसमें जो है वो इसमें थियोरी वाला बैच जो है वो भी क्या करा सकूं, फ्री करा सकूं। ठीक है, तो ऐसा प्रयास बिल्कुल किया जाएगा। ये भी बैच है, एक उर्दू का भी इसी तरीके से हम लोगों ने मेंस के लिए बैच लॉन्च किया है। और इस बैच की स्टार्ट डेट रहेगी बच्चा आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पर मान के चलो कि स्टार्ट डेट आपके पास 7 फरवरी रहने वाली है। ठीक है, 7 फरवरी जो है वो 7 फरवरी आपकी स्टार्ट डेट जो है वो स्टार्ट डेट यहाँ पर रहेगी। ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। साथ ही साथ इसमें आपको ऑफर भी मिलने वाला है, क्योंकि ये बैच जो है ये बैच मैंने आप लोगों के सामने रिपब्लिक डे के मौके पर जो है वो लॉन्च किया है। इतने दिन से इसीलिए लॉन्च नहीं किया था कि जब लॉन्च करें बच्चों के सामने बैच तो एक अच्छा ऑफर, एक अच्छा बेनिफिट जो है वो हमारे बच्चों को मिल सके। तो रिपब्लिक डे ऑफर तिरंगा महोत्सव जो है उत्कर्ष पर शुरू हो चुका है। 23 से 28 जनवरी तक ये ऑफर आपको मिलेगा, जिसमें अप टू 77% ऑफ आपको बैच प्राइजेस में मिलने वाला है। 20% एक्स्ट्रा ऑफ आपको मिलेगा। कूपन कोड यूज कीजिएगा UC20। 2026 में होने वाले सभी एग्जाम के कोर्सेज पर 20% ऑफ और 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप अपने बैच की वैलिडिटी को एक्सटेंड करते हैं। तो ये सारे बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं हमारे इसी रिपब्लिक डे ऑफर में। तो इस ऑफर का बेनिफिट उठा के आप अपनी मेंस की तैयारी को सशक्त बना सकते हो। और उम्मीद करती हूँ कि जिस शिद्दत के साथ हमने प्री की तैयारी करी थी उससे ज्यादा शिद्दत के साथ हम लोग मेंस में लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं ना कि यहाँ पर बिल्कुल निर्णायक मामला होने वाला है, या तो आर या पार। तो उसके लिए लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ऐसी ही सूचनाओं के साथ आप सभी लोगों से मैं मिलती रहूंगी। धन्यवाद बच्चों।